2012 में आरबीआई का विजन ये था कि हर इंडियन अगर मंथ में सिर्फ एक बार भी ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो उससे इंडिया जनरेट कर सकेगा सिंगल ईयर में 1200 करोड़। कट टू 2026, आज की डेट में 28,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है सिंगल ईयर में, एंड वी हैव मोर देन 55 करोड़ यूजर्स हु आर यूजिंग यूपीआई। एंड इस वजह से इंडिपेंडेंट इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन कहा जाता है यूपीआई को। सो आज के सेशन में यूपीआई की पूरी जर्नी को समझेंगे, किस तरीके से जो यूपीआई के सीड्स हैं वो फ्रक्टिफाई हुए, किस तरीके से इसका ग्रोथ आया, स्पेशली डीमोनेटाइजेशन एंड कोविड पैंडेमिक के बाद, एंड अगर यूपीआई को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ अचीव करनी है तो उसके आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं विच नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एड्रेस्ड। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह, आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्रीराम साइंस। और आज का जो डिस्कशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक है इट सेज कि हाउ यूपीआई बिकम इंडियाज बिगेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम एंड इट्स नेक्स्ट चैलेंज। किस तरीके से जो यूपीआई है वो इंडिया का बिगेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना है और आने वाले टाइम में नेक्स्ट बिग चैलेंजेस क्या होने वाले हैं। देखो, मैंने आपसे बताया कि 2012 में आरबीआई का विजन ये था कि अगर, क्योंकि हम 2012 की बात करें तो इंडिया टोटली एक कैश बेस्ड इकोनॉमी थी, एंड 2016-17 में मुझे याद है जब ये कैशलेस इकोनॉमी की बात की जाती थी, इस पर डिस्कशंस होते थे। आई वाज इन इंजीनियरिंग कॉलेज बैक देन। मैं ये डिस्कशन सुनता था कि जो इंडिया में जो आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, वो ये यूपीआई वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट 2026 में अगर मैं बात करूं तो आपको टीयर 2 सिटीज हो, टीयर 1 सिटीज हो, मेट्रो सिटीज हो, कोई बिग मर्चेंट हो, कोई स्मॉल शॉपकीपर हो, वहां पर आपको स्कैनर देखने को मिलेगा। तो जो विजन था आरबीआई का 2012 में, 2026 में अगर मैं बात करूं तो डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 28,170 करोड़ रिकॉर्ड किया गया है इन अ सिंगल ईयर। और 2012 में जो विजन था वो कितना था, वो आपका 12 बिलियन यानी कि 1200 करोड़ था। इस विजन से 23 टाइम्स ज्यादा जो है आज की डेट में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं दिखाते हैं यूपीआई किस तरीके से, यूपीआई का जो राइज हुआ है इंडिया में। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आपके यूपीआई के जो सीड्स है ना, वो आपके फ्रक्टिफाई हुए थे बैक इन 2012-15। ठीक है, 2012 में एक विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया था, क्योंकि 2012 में क्या हो रहा था, 2012 में अगर मैं बात करूं तो वी हैव 2012 में अगर मैं बात करूं तो फ्लिपकार्ट का पेनिट्रेशन राइज हो रहा था। ठीक है, अमेजॉन का पेनिट्रेशन राइज हो रहा था। बैक देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स विच इज स्नैपडील। ये कुछ ऐसे ई कॉमर्स थे जिनका पेनिट्रेशन अब इंडिया में इंक्रीज कर रहा था। एंड इसी तरीके से जो डिलीवरी है, जो ऑनलाइन या जो ई कॉमर्स आपका डिलीवरी है, वो भी राइज हो रहा था। लेकिन उस वक्त ये रिकॉर्ड किया गया कि भले ही ये ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं इनका इंक्रीज हो रहा है, ये अपना पेनिट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, बट जो कैश ऑन डिलीवरी है, जो इंडियंस ऑर्डर भी कर रहे हैं, बी इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, बी इट फ्रॉम अमेजॉन, स्नैपडील, जो प्रिफर्ड ऑप्शन था वो था आपका कैश ऑन डिलीवरी। तब आरबीआई का जो विजन डॉक्यूमेंट था 2012-15, इन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए, ठीक है, या कुछ ऐसे रिफॉर्म सजेस्ट किए जिससे ये जो डिजिटल पेमेंट है ना, इसे फोर्सफुली अडॉप्ट नहीं किया जाए बल्कि नेचुरली अडॉप्ट हो जाए। अगर मैं बात करूं 2016 से जिस तरीके से हमने डिजिटल पेमेंट का राइज देखा है, क्या वो हम पर फोर्सफुली इंपोज किया गया था? नो, वी हैव अडॉप्टेड द डिजिटल ट्रांजैक्शन नेचुरली। तो नेचुरली किस तरीके से जो इंडियंस हैं वो ऑनलाइन पेमेंट की तरफ जा सकेंगे, कुछ सजेशन जो है वो आरबीआई ने प्रेजेंट किए थे, जो कि हमें आज 2026 में काफी हद तक विजिबल दिखते हैं। जैसे अगर आप आज की डेट में ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, बीट फ्रॉम मिंत्रा, बीट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील तो अब उतना रेलेवेंट नहीं रहा, तो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी भी चूज कर रहे हो ना, अगर आप सीओडी भी चूज कर रहे हो, तो वहां पर भी ऑप्शन आएगा कि जब प्रोडक्ट आपके पास आ गया है, क्योंकि देखो इंडिया में ई कॉमर्स 2012-2013 में क्या था, एक कहीं ना कहीं फियर था कि यार मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया और अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा और प्रोडक्ट उस तरीके से नहीं निकला तो फिर मेरे पैसे भी फंस जाएंगे, प्रोडक्ट भी नहीं आएगा। तो इस फियर को केटर करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन था कि भाई आप सीओडी करो, लेकिन सीओडी में
आप ऑनलाइन ऑप्शन भी दो कि वहां पर जरूरी नहीं कि कैश ही देना है, अगर वहां पर यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो वो ऑप्शन भी होना चाहिए, जो कि आज हमें दिखता है। आज आप अगर अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हो तो वहां पर भले ही यू हैव चूजन कैश ऑन डिलीवरी, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो यूपीआई की कहीं ना कहीं जो सीड्स हैं ये फ्रक्टिफाई आपके कब हुए थे? जब कैश ऑन डिलीवरी, ये जब ई कॉमर्स साइट्स जो हैं इनका पेनिट्रेशन इंक्रीज होने लग गया था, एंड वी हैव स्पॉन्टेनियस प्लोरिफरेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब 2016 में यूपीआई जो है, अगर मैं यूपीआई की बात करूं तो इट्स अ ब्रेन चाइल्ड, यूपीआई वाज डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, विद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। क्लियर है? अब देखो 2016 में जब यूपीआई लॉन्च भी हुआ था ना, तो उसे उस तरीके का स्टार्ट नहीं मिला था। ठीक है, उस तरीके का स्टार्ट नहीं मिला था। हालांकि जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ था 2016, तो एक जेंटल पुश आया था, एक ट्रिगर आया था, बट आप देखोगे कहीं ना कहीं वो भी एक टेम्पररी पुश था, और कहीं ना कहीं 2016, 17, 18 में अगर आप देखोगे तो एक स्लगिश स्टार्ट ही था। ठीक है, फॉर गुड 2 to 3 years यूपीआई उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अगर मैं आपको नंबर्स भी बताऊं तो अंटिल दिसंबर 2017 जो मंथली ट्रांजैक्शन वैल्यू थे वो आपके 10,000 करोड़ के अंडर थे। ठीक है, 10,000 करोड़ के अंदर थे, एंड इट टुक अनदर ईयर फॉर दैट फिगर टू क्रॉस 1 लाख करोड़। ठीक है, 10,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ क्रॉस होने में आपका इंपॉर्टेंट 2016, 17, 18 के राउंड लग गए थे। अब जब ये देखा गया कि भाई यूपीआई का एक स्लगिश स्टार्ट है, इसके पीछे हिंड्रेंस क्या है, तो एक की हिंड्रेंस निकल के आया, विच इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो विजन था, जो ऑब्जेक्टिव था, फुलफिल नहीं हो रहा था, उसका एक हिंड्रेंस आया। वो हिंड्रेंस क्या था? वो हिंड्रेंस था मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? एमडीआर जिसे हम कहते हैं। देखो भाई, एमडीआर की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज अ फी दैट शॉपकीपर मर्चेंट पेज टू बैंक एवरी टाइम अ कस्टमर मेक्स अ डिजिटल पेमेंट। भाई देखो, अगर मेरी कोई शॉप है, ठीक है, मेरी कोई शॉप है, ठीक है, उस शॉप में आई एम द ओनर, ठीक है, आई एम द ओनर, और कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कस्टमर ने परचेज किया, ठीक है, कस्टमर ने परचेज किया, और जब ये कस्टमर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा, सपोज करो 1,000 का 1,000 रुपीज इसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे, तो मेरे अकाउंट में कितने आएंगे? मेरे अकाउंट में 998 रुपीज आएंगे, और ये जो 2 रुपीज है ये मैं बैंक्स को दूंगा या क्रेडिट कार्ड्स को दूंगा। ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड जिस कंपनी का है, वो उसको मैं कुछ दूंगा अमाउंट, या जो बैंक है उसको मैं कुछ दूंगा अमाउंट। तो पूरा 1,000 नहीं आ रहा है मेरे पास, 998 रुपीज आ रहे हैं, जिसमें से जो 2 रुपीज हैं वो कट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमडीआर। ठीक है, एमडीआर। तो इस वजह से 2019 के राउंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी फॉर्म हुई थी, जिसे लेड कर रहे थे नंदन नीलेकनी जी। ठीक है, नंदन नीलेकनी जी आज भी ये जो पेपर लीक की कमेटी फॉर्म हो रही है उसको हेड कर रहे हैं। इन्होंने ये ऑप्शन दिया कि जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है यूपीआई के पेनिट्रेशन में, ये है आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट, विच इज एमडीआर। ठीक है, आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट, क्योंकि इनका यह कहना था कि हम तब तक यूपीआई को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे जब तक ये एमडीआर कटेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, अगर आप उनको बोलोगे कि कस्टमर आपके यहां से कुछ परचेज करेगा और इसके इन रिटर्न कुछ अमाउंट कट होगा, तो ऑब्वियसली बात है यार, वो पेमेंट को, वो या जो डिजिटल ट्रांजैक्शन उसको नहीं लेंगे। इस वजह से आप देखोगे 2017-18 में आपको स्मॉल वेंडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स में ये डिजिटल ट्रांजैक्शन आपको देखने को नहीं मिलता था। तो जब ये हिंड्रेंस पता चला कि एमडीआर एक बड़ा हिंड्रेंस है, तो ये कमिटी जो है लेड बाय नंदन नीलेकनी जी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि भाई जो कस्टमर्स हैं और जो स्मॉल मर्चेंट्स हैं, ये इनको कुछ भी पेनी, इनको सिंगल पेनी भी नहीं देना चाहिए जब डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। एंड जो एमडीआर का ट्रांजैक्शन है उसे कौन सब्सिडाइज करे? उसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे। ठीक है भाई, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं यूपीआई यूज कर रहा हूं, मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं, मैं डेबिट कार्ड यूज कर रहा हूं,
तो कुछ ना कुछ उस कंपनी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है। तो वो मनी कैसे आएगा? वो मनी गवर्नमेंट देगी, ना कि स्मॉल शॉपकीपर्स, स्मॉल मर्चेंट्स, ना ही कस्टमर्स। जब आप ये करोगे तब आप देखोगे कि जो यूपीआई का पेनिट्रेशन है वो बड़ी तेजी से इंक्रीज होगा। एंड इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया और 2020 में ये हुआ कि जो ट्रांजैक्शन है ये पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया, ठीक है। और जो भी एमडीआर जा रहा था, जो कि शॉपकीपर और कस्टमर के पॉकेट से जा रहा था, वो फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज के फॉर्म में बैंक्स को, जो आपकी यूपीआई कंपनीज हैं, उनको जाने लग गया, ठीक है, उनको जाने लग गया। और आप ये देख सकते हो कि इसके बाद 2020 में अनाउंस किया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2020 में वी हैव कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक में यह है कि भाई हमें पेटीएम से, एटीएम से भी जो हम मनी विड्रॉ कर रहे हैं, कहीं उसमें भी कहीं जो मनी सर्कुलेशन है उससे भी कहीं जो है वो कोविड ना हो जाए। तो ये एमडीआर वाला पॉइंट आया 2020 में, कोविड पैंडेमिक आया। इससे क्या हुआ? एक बहुत बड़ा पुश आ गया आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन में। और आप ये देख सकते हो कि जो यूपीआई की पेमेंट है वो 12 टाइम्स ज्यादा हो गई थी एटीएम के विड्रॉल से। यानी कि लोग यूपीआई को प्रेफरेंस देने लग गए थे ओवर कैश, ओवर एटीएम विड्रॉल्स। और ये उसका क्लियर ग्राफ है, ठीक है। तो 2020 में जो ये एमडीआर अनाउंस किया गया कि भाई गवर्नमेंट सब्सिडीज से अब ये फंड किया जाएगा। फिर कोविड आया एंड एट द सेम टाइम आप देखते हो कि जब इस तरीके का कोई सेक्टर राइज करता है तो वहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। और इन्वेस्टमेंट भी आप देखोगे 2019 से 2022 तक फिनटेक कंपनीज जो है, ठीक है, जो फिनटेक कंपनीज हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 2018, 2020, 2022 में किस तरीके से राइज हुआ है इन्वेस्टमेंट का। तो जब फिनटेक या किसी भी सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो क्या होता है? वो इनोवेशन को ड्राइव करती हैं। इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इनोवेशन। तो जो कुछ फ्यू इयर्स यूपीआई के जो स्लगिश थे उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया भाई एमडीआर एक की हिंड्रेंस है। तो ये बोला गया कि भाई एमडीआर ये जो जा रहा है ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे, ना कि स्मॉल शॉपकीपर्स और कस्टमर। और फिर इन्वेस्टमेंट आए। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जो यूपीआई है उसका पेनिट्रेशन, चाहे कोई स्मॉल शॉपकीपर हो, स्ट्रीट वेंडर हो, बिग मॉल्स हो, सिंगल शॉप हो, हर जगह आपको स्कैनर देखने को मिलने लग गए, ठीक है। इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके का जो है ग्रोथ गया है। और ये आप देख सकते हो कि टॉप थ्री यूपीआई एप्स एंड बैंक्स, देन वी हैव एट द फर्स्ट वी हैव फोन पे, देन वी हैव गूगल पे, पेटीएम, एंड फिर कोटक महिंद्रा, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। अच्छा, ये जब मैंने देखा ना मैं थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मोस्टली मैंने फोन पे लोगों को बड़ा कम यूज करते हुए देखा। और यहां जब मैंने देखा कि फोन पे को सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है तो आई वॉज बिट सरप्राइज। अच्छा, जितने लोग भी देख रहे हैं मुझे कमेंट्स बताए ना कि इन तीनों एप्स में आप कौन से ऐप से पेमेंट करते हो? इज इट पेटीएम, इज इट जीपे और इज इट द फोन पे? मेरा तो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन भाई पेटीएम से होता है और पेटीएम थर्ड नंबर पर है। ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, ठीक है, आप भी जरूर से बताना। तो इस तरीके से जो है ग्रोथ आया ये, या जिसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, ठीक है। वी आर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, तो उस वजह से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है टू अंडरस्टैंड, टू कवर अप। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही ना? प्रॉब्लम ये आ रही कि जो भाई यूपीआई है उसका अगर आप नंबर देखोगे, जैसे जो लोग हैं ना अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी ज्यादा यूपीआई यूज कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि मई दिस ईयर वर जस्ट 17% हाइयर। तो अगर आप नवंबर 2019 से कंपेयर करोगे अब में, तो सिर्फ 17% का राइज आया। उस समय जितने लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज कर रहे थे नवंबर 2019 में, आज की डेट में सिर्फ 17% का राइज आया है। वहीं अगर हम यूपीआई की बात करें तो उसमें 1800% का राइज आया है। 1800% ज्यादा लोग अब यूपीआई यूज कर रहे हैं इन 2025-2026 कंपेयर टू नवंबर 2019। एंड इफ वी कंपेयर विद दिस डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड, द नंबर इज जस्ट 17% हाई। तो आप ये देख रहे हो कि जब इतना ह्यूमंगस यूज हो रहा है यूपीआई का, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी पाइल अप हो रही। क्योंकि भाई आपको समझना होगा, अगर हम यूपीआई की बात करते हैं तो यूपीआई में एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, ठीक है, जहां पर आपको
साइबर सिक्योरिटी देखने को मिलता है, ठीक है, जहां पर आपको आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो सके, उन सारी चीजों को देखा जाता है। प्लस जो आपका क्लाउड है, ठीक है, इतना डेटा है, जो क्लाउड है, वो सारी चीजें जो है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। और अब जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कॉस्ट है ये अब सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कई सारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो एमडीआर है दैट शुड बी इंपोज्ड, बट जो एमडीआर है वो आपका स्ट्रैटेजिकली अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि देखिए इससे क्या हुआ, जब एमडीआर को हटाया गया तो उससे जो पेनिट्रेशन था यूपीआई का वो बहुत इंक्रीज हुआ, बट क्योंकि यूपीआई का नंबर इतना बढ़ गया है, जो यूजेज इतना बढ़ गया है, तो उसके पीछे आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की टीम रहती है, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो उसको पूरा केटर किया जाता है, जो डेटा है उसे स्टोर किया जाता है, उसे जो है सिक्योर किया जाता है, इसके लिए यू नीड फंड्स। एंड अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही थी ना, उससे ये कॉस्टिंग नहीं निकल पा रही है। दैट्स वाई जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि देयर शुड बी एमडीआर, लेकिन ये एमडीआर यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी यूनिफॉर्म, बल्कि कंडीशंस के साथ आपको एमडीआर अप्लाई करना चाहिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी ट्रांजैक्शन 2000 से ऊपर हो रहा है वहां पर एमडीआर होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेटा वो ये कहता है कि एक बार में 2000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन का जो नंबर है, टोटल ट्रांजैक्शन जो हम यूपीआई की बात करें, वो आपका 4 to 5% ही है बस। प्लस जो माइक्रो वेंडर्स हैं, जैसे जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन पर कोई भी एमडीआर के चार्जेस नहीं आने चाहिए भैया, वो उनको पूरी तरीके से फ्री करो। जो हम नॉर्मल कस्टमर्स हैं, जो नॉर्मल यूजर्स हैं, जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए यूपीआई ऐसे ही फ्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लार्ज मर्चेंट हैं, जो बिग बिजनेसेस हैं, उन पर जो है आप एमडीआर इंपोज कर सकते हो, सो दैट ये जो कॉस्ट पाइलअप हो रही है ये जो है इसे केटर किया जा सके। क्योंकि जो यूपीआई का शेयर है आप देखोगे ये डबल हुआ है सिंस 2019, और ये आपको ग्राफ दिख रहा है। 2019 में कैसा था, 20, 22, फिर 23, 24, 25, 26 किस तरीके से राइज हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका रेड शेड दिख रहा है ना, ये क्या है, ये आपका नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन है। आप देख रहे हो कि किस तरीके से इस रेड शेड का राइज हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ह्यूमंगस राइज हुआ है। तो इसके साथ क्या हो रहा है कि जो कॉस्ट है ये भी पाइल अप हो रही है, एंड दैट्स व्हाई ये जो कॉस्ट है गवर्नमेंट सब्सिडीज के साथ साथ एमडीआर विद कंडीशंस अप्लाई करना चाहिए। क्लियर हो गया? अब कई सारे डिस्कशंस ये हो रहे हैं भाई कि ठीक है यूपीआई का राइज हो गया, बट यूपीआई को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। और वो फंड्स का एक आइडिया दिया एमडीआर, जो मैंने आपसे बताया कि एक मिडिल ग्राउंड सोल्यूशन की तरह एमडीआर को यूज करना चाहिए, सो दैट जो भी फंड्स आ रहे हैं वो फिर यूपीआई के पेनिट्रेशन में ही यूज होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, जो इंटरनेशनल यानी कि जो और कंट्रीज हैं, जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं, यूपीआई इज ऑपरेशनल इन एज मेनी एज 9 कंट्रीज, जैसे भूटान हो गया, फ्रांस हो गया, मॉरिशस हो गया, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, कतर, कंबोडिया टू वेरिंग डिग्रीज। तो ये जो कंट्रीज में अभी जो 9 कंट्रीज हैं, इसका नंबर और इंक्रीज करना होगा। एंड एट द सेम टाइम जो आपका रूरल और सेमी अर्बन एरियाज हैं, यहां पर आपका यूपीआई को और बड़े लेवल पर पेनिट्रेट करना होगा। तो जो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है वो कहां से आएगी? पहली बात तो जो मैंने एमडीआर बताया, या जो मैंने क्या इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो मिडिल ग्राउंड सोल्यूशन दिया है, उस तरीके से एमडीआर को अप्लाई करना चाहिए। और उससे जो फंड्स आएंगे, ठीक है, वो यूपीआई के बेटरमेंट पर ही यूटिलाइज होने चाहिए। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ हम यूपीआई, एक तो यूपीआई का जो फुटप्रिंट है वो एक्सपैंड कर सकते हैं, एंड वहां से फंड्स भी आएंगे। एंड एट द सेम टाइम इंडिया में जो रूरल और जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, जैसे बहुत से आउटस्कर्ट्स एरियाज होते हैं, ठीक है, जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं, टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहां पर अब यूपीआई को पेनिट्रेट करना होगा। तो ये दो नेक्स्ट डायरेक्शन है यूपीआई के, जिनको यूपीआई को टारगेट करना चाहिए, जिससे यूपीआई जो है एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ अचीव कर सकता है या कर सकेगा। तो ये था पूरा आपका डिस्कशन ऑन यूपीआई। आई होप आपको ये जो डिस्कशन है ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है
तो इस सेशन को यार लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।